के श्वसन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि सजीव और निर्जीव दो प्रकार के जीव होते हैं। सजीव और निर्जीव वस्तुएं निर्जीव होती हैं, और जैसे कि जानवर, आदमी और मानव प्रजाति में सभी आते हैं, और अन्य सभी जीव जो सभी सजीव होते हैं। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं। तो हमें सबसे पहले जानना यह है कि सजीव और निर्जीव में क्या होते हैं, मतलब सजीव जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं और निर्जीव क्या होते हैं। सबसे पहले सजीव सजीव वे जीव जो गमन करें, मतलब कि चले, उनमें वृद्धि हो ताप के कारण, और उनमें पाचन क्रिया हो, विसर्जन क्रिया हो, और भोजन भोजन निर्माण की प्रक्रिया उनमें ना होती हो, लेकिन उनमें कला हो बनाने की, या फिर किसी अन्य पर आश्रित हो और उनमें जीव हो, तो वे सजीव कहलाते हैं। सजीव और निर्जीव निर्जीव वे जीव जिनमें जान नहीं होता, मतलब कि जिनमें आकृत, जैसे कि लकड़ी, ये हमारा मार्कर है। जैसे ये मार्कर हमारा है तो ये निर्जीव है, इसमें जान नहीं है। अगर इसमें जान होता तो ये सामने टेबल पर बैठ सकता था, लेकिन इसमें जान नहीं है, जिसके कारण ये चल नहीं पा रहा है। और जैसे कि ये निर्जीव है। और निर्जीव जिनमें गमन नहीं होता, जैसे कि ये अभी मैं इस मार्कर का उदाहरण लिया था। जैसे कि ये मार्कर इतना बड़ा है, तो ये 2 महीने बाद इतना बड़ा नहीं हो जाएगा, ना या इतना बड़ा हो जाएगा, तो इतना बड़ा नहीं हो सकता है। ये जितना है उसका सब सेम ही रहता है, मतलब कुछ भी उसमें चेंज नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो निर्जीव होता है, उनमें गमन नहीं होता है, उनमें जीव नहीं होता है, वो निर्जीव होते हैं। तो अब आप लोग सजीव और निर्जीव के बारे में समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग सजीवों के श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सजीवों के श्वसन में सबसे पहले आता है श्वसन। श्वसन किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका मतलब पता होना चाहिए हमें, जिसके कारण आज हम सजीवों का श्वसन पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमें श्वसन को पता होना चाहिए। श्वसन पता होना चाहिए। अब श्वसन देखिए आप, श्वसन जैसे कि ये फेफड़ा है, और ये फेफड़े की नली निकली हुई है, और ये हृदय है, और ये धमनी, और ये शिरा है। तो अब यहाँ से जैसे दिल है, यहाँ से हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का कोशिका तक आना, हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का कोशिका तक आना, प्रत्येक कोशिका तक जैसे कि यहाँ पर सब आ गया, ये पूरे में आ गया। उसके बाद फिर अब क्रिया, मतलब कि इसमें जब पाचन वगैरह होता है, आंशिक पाचन इसी में होता है, मतलब कोशिका में। तो जब कोशिका में आंशिक पाचन हो जाता है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, जिसके कारण कोई भी चीज हो, अगर जैसे कि हमारे घर में कचरा होता है, तो उसे निकालना चाहिए, क्योंकि अगर कचरे को नहीं निकालेंगे तो वह पूरे घर को गंदा कर देगा। बच्चे भी होते हैं, वो खेलते हैं, बिखर भी सकता है, इधर उधर फैला भी सकते हैं। इसीलिए यहाँ की, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये तो अवशिष्ट पदार्थ है, कोशिका का अवशिष्ट पदार्थ है, जिसके कारण अब कार्बन डाइऑक्साइड को अब इन शिराओं के माध्यम से फिर फेफड़ों तक जाता है। यहाँ फेफड़ों तक आता है। उसके बाद फिर फेफड़ों तक आता है। यही प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। मतलब फिर से आप समझिए एक बार, फेफड़े से दिल में है, मतलब फेफड़े से डायरेक्ट कनेक्शन एक बार कर लेते हैं। डायरेक्ट कनेक्शन अभी बाद में उसे सही कर देंगे। मतलब देखिए, फेफड़े से प्रत्येक कोशिका तक हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ये एक ऐसा पदार्थ है जो रक्त में पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है, और इसी के माध्यम से हमारे शरीर में परिवहन होता रहता है। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे फिर से, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ से ऑक्सीजन आई, और ये यहाँ से शुरू हो जाता है, यहाँ से धमनी शुरू हो जाएगी, या ना यहाँ से दिल शुरू है, मतलब दिल यहाँ से है तो ये धमनी यहाँ से शुरू होगा।
अब वो जब यहाँ से यहाँ तक आता है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन मिल गया, यहाँ से ऑक्सीजन आया और यहाँ पर हीमोग्लोबिन मिल गया, यहाँ पर हीमोग्लोबिन मिल गया। अब ये इसके साथ यहाँ पर यहाँ तक आएगा कोशिका तक। उसके बाद फिर यहाँ पर कोशिका में जब आंशिक पाचन होगा, मतलब यहाँ पर ऊर्जा ऊर्जा वगैरह बनेगी, उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होगा यहाँ पर। फिर यहाँ से फिर वो फिर जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ, इसके बाद फिर डायरेक्ट एक कुछ होता है यहाँ पर, वो फिर यहाँ तक फेफड़ों तक पहुंच जाता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से शिराओं द्वारा पहुंच जाता है फिर फेफड़े तक। ये पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं, श्वसन। जैसे कि हम समझ सकते हैं फिर से एक बार, श्वसन मतलब यहाँ से ये ऑक्सीजन आया और यहाँ पर धमनी से धमनी के माध्यम से यहाँ तक कोशिकाओं तक आया, और कोशिका के बाद कोशिका में फिर जो होना था हो गया, पूरी प्रक्रिया हो गई। उसके बाद फिर ये शिराओं के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड को फिर शिराओं के माध्यम से फिर फेफड़े तक पहुंचा दिया जाता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब हम श्वसन में 3-4 चीज पढ़ते हैं, जैसे कि निःश्वसन। सबसे पहली हेडिंग है निःश्वसन। निःश्वसन अब इसे समझे। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को हम अपने अंदर नासाद्वार द्वारा अपने फेफड़ों तक पहुंचाते हैं। इसे निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन मतलब कि वातावरण से ऑक्सीजन युक्त वायु को, जो खराब वायु होती है उसे नहीं, ऑक्सीजन युक्त वायु को उसे वातावरण से लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना, नासाद्वार से फेफड़ों तक पहुंचाना निःश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन ये निःश्वसन है। इसकी अभी परिभाषा हम बता रहे हैं, उसके बाद उसमें समझाएंगे आपको। निःश्वसन कार्बन डाइऑक्साइड, फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया को निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर ऑक्सीजन आई थी और उसके बाद यहाँ से जाकर फिर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से आई थी यहाँ तक। तो मान लेते हैं अगर ये नासाद्वार है, यहाँ पर मान लिया एक प्रकार से, यहाँ पर नासाद्वार है, यहाँ से हम वातावरण से वायु ले रहे हैं, ये पूरी वायु है और इससे हम वातावरण से वायु ले रहे हैं और उसके बाद यहाँ तक पहुंचा दिया। तो ये प्रक्रिया ये कहलाती है, मतलब ये प्रक्रिया निःश्वसन कहलाती है। और निःश्वसन वह प्रक्रिया, जैसे कि अब यहाँ से पूरा प्रक्रिया होकर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक चला गया, यहाँ तक आया। अब यहाँ तक निकाल दिया इसने, शिराओं ने, तो अब यहाँ से तो भी निकालने वाला कोई होना चाहिए ना, तो उसके लिए यह प्रक्रिया प्रयोग होती है। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर ये इसी मार्ग से यहाँ से फिर वातावरण में छोड़ देगा। इसका प्रयोग पौधे भोजन बनाने में करते हैं और जिसके बदले हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन गैस जो हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। और उसके बाद श्वासोच्छ्वास क्या होता है? अगर ये दो प्रक्रियाओं को आप समझ गए होंगे तो श्वासोच्छ्वास किसी की दम नहीं है कि आपको 90% भुला सके वो, क्योंकि इन दो प्रक्रियाओं को मिलाकर श्वासोच्छ्वास बनता है। श्वासोच्छ्वास मतलब कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास मतलब हमने यहाँ से ऑक्सीजन ली, उसके बाद प्रक्रिया होकर फिर यहाँ से फिर हमने वापस कर दी। इतने पार्ट में जो प्रक्रिया होती है ना, उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। उसे श्वासोच्छ्वास कहते हैं। इस प्रक्रिया को, इसे हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं। समझ में आया ना?
इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण, जैसे कि ऑक्सीशोषण वो होते हैं जो जिनमें पर्याप्त रूप से, मतलब जैसे कि हम लोग हैं, अब इसे थोड़ा सा मिटा रहे हैं। अब ऑक्सीशोषण, ऑक्सीशोषण जैसे कि हम लोग हैं तो हम लोग ऑक्सीशोषण करते हैं। और गेहूं का पौधा भी ऑक्सीशोषण करता है। समझिए यहां पर, गेहूं का पौधा और मनुष्य और गेहूं, समझिए। देखिए मनुष्य ऑक्सीशोषण करता है क्योंकि कोशिकाओं तक उसका आंशिक, उसकी ऊर्जा कोशिकाओं तक बनती रहती है, इसलिए वो ऑक्सीशोषण करता है। और उसके बाद गेहूं का पौधा, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे। कुछ लोग हैं ऐसे जो पढ़े हैं और कुछ लोग जो हैं पढ़ेंगे। अभी अगली वीडियो में हम इसका जिक्र करेंगे, लेकिन अभी आप मोटा मोटा समझ लीजिए कि इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जो सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और हरित लवक और जल के कारण, जल के संग्रह में होती है। इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए इसमें ऑक्सीशोषण होता है। अगर हम जैसे, अब समझिए, जैसे ये गेहूं का पौधा है, मान लेते हैं ये यहाँ पर, ये यहाँ से जमीन है, ये पूरा गेहूं का पौधा है। ये गेहूं का पौधा है, यहाँ पर ये पूरा है। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है तो इसे ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा है ना, ऑक्सीशोषण बराबर C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP है। गेहूं के पौधे में, जो ये गेहूं का पौधा है, इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, जिसके कारण ये यहाँ पर 38 ATP लिखा है। 38 ATP के कण बनते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होने के पश्चात 38 ATP के कण बनते हैं। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, अब तक जिसको न याद रहा हो वो याद कर ले, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। 38 ATP के कण बनते हैं। यहाँ पर ये H2O जल का सूत्र है, जल, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, आप जानते होंगे, इसे लिखने की जगह नहीं, लेकिन लिख नहीं रहा हूं। ये कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि ये जो है ग्लूकोज का सूत्र है, ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलाए जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ये प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की पूरी। उसके पश्चात अभिक्रिया के पश्चात 6 कण कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं, 6 कण जल के बनते हैं, और प्लस मतलब 38 ATP के कण ऊर्जा, एक प्रकार की ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है इन्हें, ATP को ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। 38 ATP को ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे कि ये गेहूं का पौधा था, इस गेहूं के पौधे को मान लो ये पक गया कुछ दिन बाद, उसके बाद इसे काट कर आपने बोरे में भर के, इसे बोरे में भर के आपने जहां पर भूसा रखा जाता है वहां पर रख दिया। ये मान लो एक प्रकार का भूसा रखने का स्थान, भूसा स्थान है, और ये गेहूं की बोरी है। ये गेहूं की बोरी है, ये भूसा स्थान, जहाँ भूसा रखा जाता है। मामूली सभी लोगों के पास होता है, ज्यादातर किसान लोगों के यहाँ, सिटी में किसी के यहाँ नहीं मिलता है। लगभग 90% में 1% मिल जाता होगा किसी के यहाँ। अब समझते हैं, देखिए
ये गेहूं की बोरी है और ये भूसा रखने का स्थान है। और ये पहले यहाँ पर गेहूं बोया हुआ था, मतलब ये खेत था पूरा, इसमें गेहूं बोया हुआ था, ये खेत में पूरा। और उसके बाद आपने काट लिया, जिससे कुछ दिनों के बाद ये पक वक गया बढ़िया, इसने अपना पालन पोषण किया और उसके बाद ये बढ़ गया खुद से। भाई अब भोजन बनाता है तो पालन पोषण तो करेगा ही अपना। उसके बाद ये यहाँ पर पालन पोषण हो गया इसका, बढ़ गया और ये पक गया। पकने के बाद क्या होता है, किसान लोग काट लेते हैं इसे, तो अपना खेत है तो काटेंगे ये, तो काट लेते हैं। उसके बाद फिर बोरी में सिल के रख देते हैं, मतलब बोरी में सिल लेते हैं। उसके बाद एक विशेष स्थान होता है भूसा रखने का, भूसैला जिसे कहते हैं, दैट कॉल्ड देहाती लैंग्वेज भूसैला। भूसैला में रख देते हैं। भूसैला में रखा हुआ जो गेहूं का अनाज होता है ना, गेहूं का दाना, कभी कभी आपने देखा होगा जब बाद में निकालते हैं ना गेहूं की बुआई के समय, तो कोई कोई गेहूं का बीज जमता नहीं है। वो इसी कारण, मतलब कि इसमें जो गेहूं के बीज जमते नहीं ना, उसमें अनाक्षी शोषण, गेहूं के बीज जो होता है ना उसमें अनाक्षी शोषण होता है, और जो गेहूं के बीज जमते नहीं ना उनमें अनाक्षी शोषण होना बंद हो जाता है, जिसके कारण उन्हें ऊर्जा नहीं मिल पाती, वो जिंदा नहीं रहते हैं। इसलिए गेहूं के बीज में अनाक्षी शोषण होता है, गेहूं के बीज में अनाक्षी शोषण होता है। भूसैला में रख दिए, ससुरा चुकुर चुकुर कर रहा है भूसैला में रखते हुए, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन बनाता है। जो नहीं, जो डर के बैठ गया ना वो मर ही जाता है, फिर किसी काम का नहीं, फेंक दिया जाता है बाहर। साला जामा नहीं न ससुरा जो ता दियो, ऐसे कह के है। उसके बाद फिर यह अनाक्षी शोषण होता है। यहीं तक हमारी आज की वीडियो रहेगी, और आशा करता हूं कि आपको बहुत मजेदार इंटरेक्टिंग तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिर से प्रयास करना आप लोग, अगर प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना।